हेलो बेटा। आज हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट शुरू करने लगे हैं जिसका नाम पता क्या है? जिसका नाम है वेक्टर्स। ठीक है। अभी वेक्टर्स में हम लोग स्पेशली जो करते हैं डिस्कस, वो क्या करते हैं बच्चे? ये देखो, वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या रहता है बेटा कि वेक्टर्स में हम लोग डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि इट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, एज वेल एज द डायरेक्शन, कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। तो हम उसको वेक्टर्स का नाम दे देते हैं। वेक्टर्स हमारे पास अलग अलग तरह के आते हैं। दो तरह के आते हैं बच्चे। एक पोलर वेक्टर्स होते हैं और एक एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स which possess the starting point, or you could say the point of application, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो हम उसको बोल देते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज द पोलर वेक्टर्स। फिर आगे एक्सियल वेक्टर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं which gives us the rotational effect, which gives us the rotational effect, जो हमें रोटेशनल इफेक्ट देते हैं। ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी से। वो क्या है देखो बच्चों, एक वर्ड हमने यूज किया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो? जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें तुम लोग मानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक बॉडी ने अपना जर्नी यहां से शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक है बच्चे। पर बॉडी ने अपना जर्नी यहां से शुरू किया ना, इस वजह से तुम उसको बोल दोगे कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। और दूसरा वर्ड बेटा हमने लिखा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड जो है बच्चे, ये वर्ड जो है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो वर्ड है ना बच्चे, ये वर्ड फोर्स के लिए लगा। ठीक है। मतलब ये बॉडी है और मान लीजिए बच्चों आप लोगों ने फोर्स इधर लगाया, तो ये पॉइंट आ गया जिसका नाम तुम लोगों ने रख दिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, और ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्सियल वेक्टर्स हमेशा हमें क्या देते हैं बच्चे? रोटेशनल इफेक्ट देते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस अब ये समझ लेंगे। कुछ वर्ड आता है टॉर्क, कुछ वर्ड आता है, अभी के टाइम पे नहीं करेंगे डिस्कस इसको ज्यादा। रोटेशन आती है टॉर्क के कारण, ये बात श्योर है। जैसे और एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा, काफी चीजें इसमें भी आती हैं। ठीक है। पर हमारा जो मेन कंसर्न अभी शुरू होने वाला है वो यही है, डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, इसके बाद हमने एक बेसिक्स समझा था कि बेसिक्स क्या रहता है वेक्टर्स में। सुनो बेटा, हम लोग ना जैसे यहां पे तुम लोग बनाते हो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें बोला गया ओ से ना ए तक जाओ, फिर या पी तक जाओ, पी या क्यू तक जाओ। तो ओ से पी जो है बच्चे, वो किसके तरफ है? वो है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अब लॉजिक समझना जो मैं बता रहा हूं। फिर तुम कहां से कहां गए? फिर पी से क्यू गए बेटा, अलोंग वाई एक्सिस।
और ये बेटा तुम्हारे पास आ गया ओ क्यू। ओ क्यू, और ओ क्यू वेक्टर को तुम लोग क्या नोटेशन देते हो? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसका नाम, तो ये क्या बन गया बच्चे? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन सी? ओ क्यू वाली। अब मैंने क्लास में एक एग्जांपल शेयर किया था कि मान लो, लेट इट बी, तुम्हें बोला गया 4 मीटर जाओ अलोंग एक्स, 3 मीटर जाओ अलोंग वाई। तो तुमने लिख दिया 4 मीटर अलोंग एक्स और बचे 3 मीटर अलोंग वाई। और जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया? अलोंग एक्स, तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि जो अलोंग एक्स होता है ना उसको बोलते हैं आई कैप, और जो वाई एक्सिस होता है ना बेटे, अलोंग वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं जे कैप। और ये आई कैप, जे कैप क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स बेसिकली हमें क्या बताते हैं बच्चे? डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कॉपी पे एज इट इज आप लोग नोट करते जाना। तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप हमने ये बना दिया ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें जैसे बोला गया क्या कि बताओ ओ क्यू की वैल्यू क्या है, तो बच्चों ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, समझो, अंडरस्टैंड करो। ये ओ लिखा, ये क्यू लिखा, और ये लिखा पी, ये लिखा 3, ये लिखा 4 और 3। तो बच्चों ओ क्यू स्क्वायर पाइथागोरस अंकल ने थ्योरम बताया था हमें, पाइथागोरस अंकल ने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये चीज तो हमने डिस्कस किया था, इस वजह से यहां से बच्चे ओ क्यू का वैल्यू कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो फंडामेंटली हमें ये चीज पता लगी कि वेक्टर इक्वेशन जब भी बोला जाता है तो वो हमेशा ऐसे ही दिया जाता है नॉर्मली, आई कैप और जे कैप की टर्म में। और जो तुम लोगों ने ओ क्यू निकाला बेटा, उसको बोलते हो मैग्नीट्यूड। चाहे उसको ऐसे लिखा जाता है, चाहे सीधा सिंपल लिखा जाता है। और इसका वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया बच्चे 5। क्लियर हो गया पॉइंट? ये ओ क्यू आ गया। अब हम लोग इसके बाद क्या समझने वाले हैं ये देखते हैं, ये देखते हैं अब आगे क्या है। ठीक है, यहां तक तो चीजें पता लगी कैसे निकालते हैं। चलो एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे शेयर करता हूं एक पॉइंट। एक तुम लोगों ने ये बनाया और यहां पे बेटा एक पॉइंट मार्क किया, इसका नाम तूने लिख दिया 3 1। एक पॉइंट तुमने यहां पे मार्क किया, एक पॉइंट तूने यहां पे मार्क किया, इसका नाम लिख दिया बच्चे, लेट इट बी -2 और 4, -2 और 4 इसका नाम लिख दिया। और एक तूने पॉइंट यहां पे लिख दिया, यहां पे इसका नाम क्या है? -5, इसका नाम क्या लिखा? -5 और -5 और -2, लेट इट बी। ठीक है, और यहाँ पे एक तूने लिख दिया बच्चे इधर, इसका नाम तूने लिख दिया बेटे, लेट इट बी, इट इज 2 और -3, कुछ ऐसे करके रैंडम नाम लिख दिया। ये लिखा ओरिजिन, तो ये लिखा बेटा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी और ये लिखा डी। अब सुनो करना क्या है, देखो जब मैं बोलूं ओ ए किसके बराबर है, तो बच्चों जो तुमने पहले लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स। जो बाद में लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? वाई। तो ओ ए किसके बराबर आया बच्चे? ये आ गया 3 आई कैप, क्योंकि जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन होती है बेटा उसको आई कैप के साथ लिखते हैं, और जो वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन होती है बेटा उसको हम लोग जे कैप के साथ लिखते हैं। तो ये आ गया 3 आई कैप, और ये आ गया प्लस, और साथ में ये 1 लिखा है तो 1 जे कैप आ गया,
1 जे कैप को तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और जब तुम्हें बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, तो तुमने लिख दिया -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j। और जब तूने लिखा ओसी, तो ओसी का वैल्यू कितना आ गया, -5i कैप, -5i कैप, -5i कैप और -2j कैप। और जब तुम लोगों ने लिखा बच्चे ओडी, तो कितना आ गया, 2i -3j कैप, ठीक है बच्चे। अब जब तुम्हें इन सभी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा कि इन सभी का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखोगे बच्चे, ये समझते हैं। तो तुम लिखोगे ओ ए का मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग एडिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स, 3 का स्क्वायर लिख दिया बच्चे, और क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया होगा अभी तो। स्क्वायरिंग एडिंग ऑफ द कोफिशिएंट में बार बार वर्ड यूज करता हूं, कॉपी में लिख लो जाए इसको। ये 4 का स्क्वायर बच्चे, ओसी में स्क्वायर रूट, ये देखो माइनस है तो -5 ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्क्वायर के अंदर, ठीक है ये। और ओ डी का वैल्यू बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -3 का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस वे में हम लोगों ने वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए कि वे कैसे निकले। अब आगे बाकी कैलकुलेशंस आप देख सकते हो, ठीक है ओके। अब देखो आगे, अब हम लोग इसमें क्या समझने वाले हैं, ये लिखने वाली बात है। हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी में यूज किया था कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे हमारे पास आते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपने किसी ने डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप उसको सुन के लिख लेना कॉपी पे। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and the same direction, या इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये बच्चे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये इक्वल आ गए। और मैंने आपको इसमें बहुत अच्छी एक चीज बताई थी बच्चे, नोट करके, है ना, नोट 1000 का था ये। वो क्या था, हमें बोला गया इस बॉडी को, ये ए वेक्टर है, इसको उठाओ, इसको उठा के इधर लेके आओ। तो मैंने बोला था बेटा इसको उठा के इधर लेके आना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम फिजिक्स में, मैथ्स में क्या करते हैं चीजों को, अगर हम वही वेक्टर को डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हम ए वेक्टर के पैरेलल में एक अनदर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ए। तो आप ये बोल सकते हो आपने यहां से इस वेक्टर को यहाँ पे लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इक्वल वेक्टर्स की जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। सेकंड डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। तो व्हाट आर बेटा नेगेटिव वेक्टर, बेसिकली नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, सो दीज आर कॉल्ड एज द नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इसका फंडामेंटल डेफिनेशन पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद बच्चों तुम लोग ये बोलते हो कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं बच्चे, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन होते हैं, या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, या पैरेलल डायरेक्शन में सेम में लग रहे हैं। मतलब पैरेलल लाइन या एंटी पैरेलल, या पैरेलल लाइंस या सेम लाइन, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स का नाम कोलिनियर वेक्टर्स होता है, विच एक्ट अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, पैरेलल, एंटी पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। कोई भी वेक्टर्स कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक नाम देते हो तुम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बताया था कि कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, which act in the same plane, जो कि सेम प्लेन में एक्ट करते हैं। और तुम लोगों को ये बहुत अच्छे से बताया था, सेम प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन की आप बात करने वाले हो। तो बच्चों ये बात समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो
ये तूने ड्रॉ किया x, ये तूने ड्रॉ किया y, तो ये जो प्लेन आ गया बच्चे इंक्लूडिंग y एंड x, ये आ गया एक्स वाई प्लेन, इसको बोल दिया एक्स वाई प्लेन। तो तुम कोई भी वेक्टर जो इस प्लेन में ड्रॉ करने वाले हो, चाहे वो एक्सिस ही क्यों ना आ जाए, तो तुम बोल देते हो कि ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, कोई भी वेक्टर जो आप एक्स वाई प्लेन एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हो। और अच्छी बात पता क्या है, मान लो तुम लिख दो 2i प्लस 3j, मान लो तुम लिख दो 2i, मान लो तुम लिख दो -2j, कुछ भी लिख दो, -3i प्लस 4j, कुछ भी लिख दो। तो ये सारे के सारे जो हैं बच्चे ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्यों कोप्लेनर है? क्योंकि सभी में आई कैप और जे कैप आ रहा है, और आई कैप जे कैप क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस करके एक्स वाई को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया बच्चे, प्लेन। तो इस वजह से ये क्या कि कोप्लेनर वेक्टर्स। फिर हमने करे थे को इनिशियल वेक्टर्स। अभी बच्चों को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, ये। और इसके साथ मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया था एडिशनल टर्म में, को टर्मिनस। को टर्मिनस कौन से होते हैं? जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे बच्चे को टर्मिनस वेक्टर, कैसे मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बच्चे एक लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो बच्चों लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं? whose initial point is fixed, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, तो हम उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। मतलब कहने का, द वेक्टर्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी वर्ड ध्यान से सुन लो, द वेक्टर्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन आर कॉल्ड एज द लोकलाइज्ड। वैसे भी बेटा लोकलाइज का मीनिंग इंग्लिश में फिक्स्ड होता है, जो फिक्स होता है, इस वजह से इसका नाम फिक्स्ड वेक्टर भी है। और उसके बाद हमने पढ़ा नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बच्चे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? whose initial point is not fixed, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम फ्री वेक्टर भी होता है। फ्री वेक्टर का मतलब पता क्या होता है? ये मतलब ये तुमने ड्रॉ किया एक्स और वाई, तूने कोई लाइन ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, पर ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया एक बच्चे पोजीशन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखो, मैं डायग्राम स्टेटमेंट तो लिखवा दिया हुआ है पहले से, तो डायग्राम में दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चे? आप कोई भी पॉइंट मानते हो और ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेते हो ना बेटे, उसका नाम तुम रखते हो पोजीशन वेक्टर। उसका नाम तुम रखते हो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे तूने लिखा आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर, ये बेसिकली क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ किसके? पॉइंट ए और बी के, कहां से बेटा? ओ से, ओरिजिन से। और अच्छी बात पता क्या है, ये बेटा इसमें इसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो। और इसमें अच्छा नाम पता क्या है कि ये जो है ये ए बी वेक्टर आ गया, और ये जो ए बी वेक्टर है बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये ए बी वेक्टर आ गया, ये ओरिजिन आ गया। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि अगर हम ओरिजिन चेंज करें, इफ वी चेंज द ओरिजिन, मतलब अगर मान लो यहाँ पे ओरिजिन ले लें, ठीक है, ओ डैश कर दें, तो ओरिजिन चेंज कर देंगे तो इनके दोनों के पोजीशन वेक्टर भी चेंज कर जाएंगे, ठीक है। इफ वी चेंज द ओरिजिन तो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का और बी पॉइंट का चेंज कर जाएगा, पर जो दो पॉइंट्स हमने फिक्स किए ए और बी वो सेम रहा, बट जो ए बी वेक्टर है बेटा, वो जो कि डिस्प्लेसमेंट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो सेम रहा। मतलब ओरिजिन को चेंज करने से पोजीशन वेक्टर्स तो चेंज कर गए, पर दो पॉइंट्स जो ए और बी है उनके बीच में दूरी में कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, एक हमने करा था इक्विलिब्रियंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बताता हूँ, जैसे एज यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तुम यहाँ पे ए लिखते हो, बी लिखते हो, ये आर लिखते हो, तो बच्चों आर का वैल्यू ए प्लस बी आया, और जब तुम ए प्लस बी लिखते हो बच्चे तो ये आ गया रिजल्टेंट। पर अगर तुम ऐसे कर दो, अगर तुम आर को इस तरफ ले आओ, है ना, इस तरफ, तो ये माइनस आर हो गया। उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस ऑफ माइनस आर, और ये किसके बराबर आ गया, जीरो। अब इसका नाम तुम कुछ रख दो, सी रख दो, ठीक है। अब ये आ गया सी, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट था ए प्लस बी, पर जब हमने इसमें सी को ऐड किया तो आंसर आ गया जीरो। इसी वजह से सी का नाम इक्विलिब्रियंट वेक्टर है। इसी वजह से सी का नाम क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। इक्विलिब्रियंट वेक्टर का मतलब कि कभी भी किसी भी वेक्टर इक्वेशन में जब तुम कोई ऐसा वेक्टर ऐड करते हो ताकि जो रिजल्ट जीरो दे दे, तो वही जो वेक्टर होता है उसका नाम हम लोग इक्विलिब्रियंट वेक्टर रखते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हमने चीजें यहां तक डिस्कस कर ली। तो मैं एक बार, एक सेकंड, आपको सारा कुछ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आराम से आप देख सकते हो। ओके, सो अब देखो बच्चे, हम लोग इसके आगे क्या सीखने वाले हैं। हमने ये करा था हाउ टू ऐड वेक्टर्स, ये हमने सीखा था हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। बहुत फंडामेंटल चीज है बच्चे,
मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं बेटा, जैसे तूने ये वेक्टर ए लिखा, तूने ये वेक्टर बी लिखा, ठीक है बेटा। अब जब तुम इस वेक्टर्स को ऐड करने पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सर ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया पहले, है ना, उसके बाद बी को ऐसे ड्रॉ करना है बेटा, बी का जो टेल है ना इसके हेड के साथ मिले। अब मेरे को ये पता है कि इसको उठा के इधर कैसे लेके आऊं मैं ताकि इसके टेल मिला दूं, तो मैंने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, कि आप बी का डायरेक्शन वही रखो, उतना ही उसका मैग्नीट्यूड रखो, और उसको ऐसे ड्रॉ करो बच्चे जो इस बिल्कुल इसके पैरेलल हो, बी के बी के पैरेलल हो। और यहां से बच्चे हेड ऑफ टेल, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये आप लोग थोड़ा सा कॉपी पे लिखना और समझ भी लेना। हेड हेड ऑफ ए टेल ऑफ बी, हेड ऑफ ए टेल ऑफ बी मिल गए, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया, नाउ रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया, रिजल्टेंट कहां से ड्रॉ किया, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी तक, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी तक। अब ये बेटा फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जैसे आप लोग बेसिक सीखते हो कि कैसे क्या चीजें रहती हैं, ऐड में कैसे करते हैं, तो वो चीजें इसमें एज इट इज हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आर वेक्टर, तो बच्चों ये देखो, ये आ गया ओ, ये पी और ये क्यू। अब ये चीज बहुत ध्यान में रखना, ओ पी क्यू ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि क्लास में सारी चीजें बता चुके हैं, इस वजह से मैं टर्म्स पहले भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आपको बता चुके हैं। तो बच्चों ओपी, पहले गए ओ से पी, देखो एक बार, फिर पी से क्यू, देखो एक बार, और कहाँ पहुंचे, एक तरह से ओ से क्यू पहुंचे। अब ओपी देखो कौन है, ए है, पी क्यू कौन है, बी है, और ये बच्चों वेक्टर आ गया, और ये रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास, आर वेक्टर आ गया। तो हाउ टू ऐड वेक्टर्स में ये सीखा कि वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस करो, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस करो, वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस करो कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है वो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ मिले, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ। एंड नाउ अब तो आपको पता लग गया होगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, जो कि इस केस में बी है, तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, हाउ टू कंसिडर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसकी अच्छी खासी डिस्कशन आपको क्लास में बता दी गई है, नहीं पता लगेगा तो बता देना, वो भी आपको बता दिया जाएगा दोबारा से क्लास में, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें मान लो बेटा तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, ये ए बी और सी, तो बच्चों पहले ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ किया, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, हाँ ये देखो, ए बी बी और सी, और ये सी, यहां से तुम यहां से इसे ड्रॉ कर दो, और ये रिजल्टेंट आ गया बेटा, ये आर वेक्टर आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये आ गया आर वेक्टर। तो यहां से बच्चे आर वेक्टर तेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्ट आ गया, बस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट मतलब ये चीजें हमारे पास नॉर्मली है, ये आती रहती हैं, तो इस वजह से अब देखो एक हम लोग थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स किया था, तो इसका डेरिवेशन तो बच्चों क्लास में करवा दिया था आप लोगों को, वो आप लोग एक बार कॉपी पे दोबारा से कर लेना, और आपको ये भी बता दिया था कि ये एंगल थीटा क्यों लेते हैं, ये भी आपको बता दिया था बेटा कि ये एंगल थीटा क्यों लेते हैं ए और बी के बीच में, और ये एंगल बीटा क्यों लेते हैं, और ये एंगल अल्फा क्यों लेते हैं, ये आप लोग बाद में अपने आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, मैंने क्लास में बताया था, अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा, बिकॉज आप लोग उसको रिवाइज करोगे तो अच्छा लगेगा। और ये बच्चों आ गया आर वेक्टर, तो ये था ट्राइंगल लॉ वेक्टर।
ये पर बड़ा जरूरी है, बीटा क्यों लिया, बीटा क्यों लिया, थीटा क्यों लिया, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चे, सीधा रिजल्ट। बच्चों आर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड आ गया था, ये मैंने बता दिया हुआ है। और जब तुमने इसकी डायरेक्शन निकाली थी बच्चे, तो वो तुमने निकाली थी tan बीटा, और ये नो डाउट बेटा थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ इधर b sin थीटा, और ये b cos थीटा था। तो ये बच्चे b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा आ गया, ये ट्राइंगल लॉ आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके इसके तुमने स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे। अगर थीटा 0 होता है बच्चे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि प्लस में होती है, और जब थीटा तुम 180 लिखते हो बेटा, तो आर की वैल्यू मिनिमम होती है और इसकी वैल्यू a माइनस बी होती है। तो इन जनरल तुम रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लिख सकते हो, दिस इज द मेन थिंग। और जिसमें मिनिमम वैल्यू a माइनस बी है बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी है, उसके बीच में ये रिजल्टेंट की पॉसिबल वैल्यू है। ये आप नोट्स में देख लेना, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 10 और 6 वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो पैरेललोग्राम। अब ये सारे फंडामेंटल्स हैं, आपने देखा होगा बच्चों कि हमने ये फॉर्मूलाज काफी बार यूज किया था, तो इसको ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, कहता है two vectors p plus q and p minus q are acting at a point and and the resultant is square root of 3 times p square plus q square. So find the angle between beta p plus q and p minus q. p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच में एंगल बताओ क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि a जो है वो अभी p प्लस क्यू है, b जो है वो p माइनस क्यू है, और जो रिजल्टेंट है बेटा वो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। सो बाय फॉर्मूला बेटा, बाय फॉर्मूला जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है बेटे वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। तो बच्चे जब तू इसका वैल्यू पुट करेगा तो क्या आएगा, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब a का वैल्यू बच्चे p प्लस क्यू पुट कर दे, और इसका वैल्यू p माइनस क्यू पुट कर दे बच्चे, और ये आ गया p प्लस क्यू, p माइनस क्यू cos थीटा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला यार, है ना। cos थीटा 1/2 आएगा और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है इस वजह से, ओके तो ये आ गया। अच्छा उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ आ गया बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ। मैंने आपको ये पूछा था कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स से रिजल्ट तो सेम आता है, लेकिन इनको हम यूज क्यों करते हैं डिफरेंटली, तो ये इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में दे रखा है। इस वजह से मैं इसको वीडियो में रिवील नहीं कर रहा हूँ। वीडियो में वही चीजें रिवील करेंगे जो हमें फंडामेंटली जो लिखनी चाहिए, क्योंकि जो रिवील करनी होती है चीजें बच्चे वो दिमाग में होनी चाहिए। इस वजह से रिकॉल करना नहीं पता लगेगा तो क्लास में जरूर पूछना। ये बच्चों ए और बी वेक्टर था, ये आर था, और ये एंगल बीटा था, और ये एंगल थीटा था। और आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई है, हाउ टू कंसिडर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, कैसे लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बताया था। अब देखो हम क्या सीखने वाले हैं, ये ओपी क्यू। अच्छा अच्छी बात इसमें यह है बेटा, रिजल्टेंट का वैल्यू तो वही आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
और tan बीटा का वैल्यू वही आने वाला है। कितना कितना बेटे? अब तो बोल देना, अपने आप बोल देना, मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है? बोल के करना इसको, मैंने लिख दिया है इसको। अच्छा बच्चे, अभी क्या करना है, तूने क्या करना है ये देख। इसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था, इसके बेटे, इसके अंदर हमने लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था। यहां से तुम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और इस कॉन्सेप्ट का नाम था लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस ये नाम था। तो बच्चे इसमें हमने ट्राइंगल्स ली थी अलग अलग से, ठीक है? मैं इसका नाम रख देता हूँ यार, पी एन एम। अच्छा, एक ट्राइंगल लोगे आप कंपैरिजन के लिए, एक ट्राइंगल लोगे ओ एम क्यू और पी एम क्यू, ओ एम क्यू एंड पी एम क्यू, ओ एम क्यू एंड पी एम क्यू। और ओ एम क्यू और पी एम क्यू में फर्क क्या है कि आप एम क्यू देख रहे हो बच्चे, जो एम क्यू है ये है, और ओ क्यू जो है वो ये है ना? एम क्यू बाय ओ क्यू बच्चों साइन बीटा आ गया, ठीक है? साइन बीटा आ गया, देख सकते हो। ये आ गया, ओके। तो बच्चों जब तुम पी एम क्यू लिखने वाले हो, पी एम क्यू, तो पी एम क्यू में भी बच्चों एम क्यू आएगा, कॉमन है ना एम क्यू दोनों में। एम क्यू बाय पी क्यू आएगा, जो कि साइन थीटा है। अभी यहां से एम क्यू आया बेटा, आर साइन बीटा, और यहीं से तुम्हारे पास एम क्यू आया बी साइन थीटा, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया बेटा। तो जब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आर बाय साइन थीटा, और ये आ गया बी बाय साइन बीटा। अब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये प्रूफ्स हैं। आप लोगों ने जैसे मैथ्स में प्रूफ करे होते हैं, तो प्रूफ के सीधे रिजल्ट्स यूज करते हैं, पर हम लोग प्रूफ को ध्यान में भी रखते हैं कि वो प्रूफ यूज क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी थ्योरम का कोई भी स्टेप कहीं पे यूज होता है, इसलिए। तो ये आ गया। अब दूसरा जो है ना बच्चे, हमारे पास एक और हमने ट्राइंगल बनाया है। ये ट्राइंगल मैंने लिया ओ एन पी और ओ एन पी और पी एन क्यू, ओ एन पी एंड पी एन क्यू। अच्छा, ओ एन पी जो है बच्चे, ये कितना आ गया? पी एन बाई ओ पी साइन बीटा, और दूसरा आ गया पी एन बाई पी क्यू, इसका नाम साइन अल्फा। क्योंकि देख सकते हो ये एंगल हम लोगों ने ऐसे पीछे भी डायग्राम बनाई थी, अल्फा लिखा था। तो बच्चों यहां से जब तुम पी एन को इक्वेट कर दोगे, ओ पी जो है वो ए है, वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये कॉपी में भी कराया हुआ है बच्चे, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। तो यहाँ से बच्चे आ गया ए बाय साइन अल्फा और बी बाय साइन बीटा, ठीक है? तो अब यही चीज को जब तुम लोग इक्वेट कर देते हो ऐसे, यहाँ से आ रहा है ए बाय साइन अल्फा बी बाय साइन बीटा एंड आर बाय साइन थीटा। ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब ये बेसिकली थे क्या? आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, चाहे चाहे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो लॉ है उसके अंदर ट्राइंगल भी बन रहा है। हमें तो लॉजिक सीखना है। ये आर है,
ये ए है, ये बी है, ये कितना एंगल आ गया बीटा, ये एंगल कितना आ गया अल्फा, और ये एंगल कितना आ गया बच्चे थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये तीनों साइड्स हैं और ये तीनों एंगल्स हैं, तो तीनों साइड्स तीनों एंगल का रिलेशन है, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस, इन तीनों साइड्स तीनों एंगल्स का रिलेशन है, तो इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका ट्राइंगल ऑफ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें आई विल एक्सप्लेन यू द डॉट प्रोडक्ट, और एक वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट, उसको भी रिवाइज कर लेना, पर एडवाइजेबल है नोट्स जरूर बनाओ। थैंक यू बेटा।